अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ। टॉपिक का नाम है एनिमल रिप्रोडक्शन। जितने भी वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे ही प्लांट्स या एनिमल्स का फॉर्मेशन कर सकें, या फिर ये कह सकते हैं कि हर सेल के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो वर्ड से बना है। एक होता है री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस से बना है, यानी किसी चीज़ का बनना। तो रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी सिंगल पेरेंट द्वारा या फिर मल्टी पेरेंट द्वारा, यानी एक से अधिक पेरेंट द्वारा एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑफस्प्रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट और पेरेंट्स। या फिर इसको कुछ इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग बीइंग प्रोपेगेट और डुप्लीकेट देयर ऑन काइंड्स। ओके जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि एक सेल है सिंगल सेल ने सेल डिवाइड होके दो सेल बनाता है, और ये हर एक सेल जो है वो फिर से डिवाइड होके दो सेल बना रहा है। यानी हर सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी ही सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। इस संसार में, वर्ल्ड में, दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी ही संतान को जन्म दे सकता है, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो शायद कोई भी लिविंग बीइंग आज सरवाइव ना करता, आज आगे ना रहता। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके जैसे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स का कभी फॉर्मेशन ही ना हो पाता। ओके तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक मेथड से नहीं होते हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं। तो जनरली रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टू टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इनका डिटेल देखेंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूजन नहीं हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं और उनके मिले बिना ही जिस एक नई संतान बन जा रही, एक नई ऑफस्प्रिंग बन जा रही है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अमीबा देखा गया कि अमीबा की बॉडी कट जाती है और जो हर एक कटा हुआ पोर्शन जो होता है वो नई अमीबा का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, बल्कि एक ही सेल है, सेल आपस में सेल डिवाइड हो रही है और हर सेल जो होती है वो एक ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करने लग रही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, वो ये कि कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बदलती, यानी क्रोमोसोम्स अगर 2n है तो 2n ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा इसमें कांस्टेंट रहती है। जैसे कि बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक सोमैटिक सेल पाया जाता है और दूसरा सेक्सुअल सेल पाया जाता है ना। तो जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो सोमैटिक सेल में ही होते हैं, क्योंकि सोमैटिक सेल की क्वालिटी होती है कि उसमें सेल डिवाइड होते हैं तो उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या हमेशा 2n ही मेंटेन रहती है, यानी कि उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कम होके n नहीं बनाती है। ओके इस बात को रिमेंबर रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ए माइटोटिक या फिर माइटोटिक डिवीज़न होता है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जितनी भी सोमैटिक सेल्स होंगी उनकी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होंगी वो हमेशा एमाइटोटिकली रूप से या माइटोटिकली रूप से डिवाइड होती हैं। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कभी भी घट के आधी नहीं होती है, हमेशा क्रोमोसोम्स की संख्या 2n यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनेसिस या सोमैटोजेनिक या फिर ब्लास्टोजेनिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा लोअर प्लांट्स में और एनिमल्स में देखा गया है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर में, क्रोमोसोम्स की संख्या कहीं पे भी कम नहीं हो रही है, यानी कि कांस्टेंट है, 2n है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड्स द्वारा हो सकता है। इसमें यहाँ 5 मेथड दिए हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि पहला है बाई फ्यूजन, दूसरा है बाई मल्टीपल फ्यूजन, तीसरा है बाई बडिंग, बाई गैम्यूल फॉर्मेशन, और इसमें अगला 5वां है बाई रीजनरेशन। तो मैं एक एक टॉपिक आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इस मेथड में होता क्या है। अगर फ्यूजन की बात की जाए तो फ्यूजन जो जनरली देखा गया है वो पैरामीशियम में देखा गया है। तो फ्यूजन में भी कई तरह के फ्यूजन होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि फ्यूजन में भी एक सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फ्यूजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है, या फिर ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड अगर सिंपल तरीके से हो रहा है तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन है, ट्रांसवर्स तरीके से हो रहा है तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई में हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है, ऑब्लिक तरीके से हो रहा है तो ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं सिंपल आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के बारे में बता दे रही हूँ। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो पैरामीशियम में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही कॉमन टाइप है। इसमें बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पैरामीशियम पहले फुल्ली रूप से ग्रो करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होकर 2 डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीज़न होता है वो सेल के सेंटर में होता है, राइट एंगल्स के प्लेन पर होता है। ओके, इसमें सेल की जो बॉडी होती है वो हमेशा क्या होती है, इसमें सेल की बॉडी भी डिवाइड होती है, साथ ही साथ न्यूक्लियाई भी डिवाइड होती है। यानी कि इसमें बीच से, सेंटर से, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन सेकंड नंबर पे रेड कलर से शो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बीच के प्लेन से पैरामीशियम डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होके 2 पैरामीशिया यानी कि डायटर पैरामीशिया का निर्माण कर रही है। ऐसे केस में ये देखा गया है कि पैरामीशियम में जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पाए जाते हैं वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि जब सेल के लिए कंडीशन फेवर्ड होती है, यानी उनको प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिशन सब कुछ मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखा गया है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सेल के अपोजिट एंड्स में मूव कर जाती है। उसके बाद ये देखा गया कि मैक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी लंबाई में बढ़ते हैं और फिर एमाइटोटिक डिवीज़न द्वारा डिवाइड हो जाते हैं। इनमें जो साइटोफेरिंग्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और 2 नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि पैरामीशियम की बॉडी के एंटीरियर पोर्शन पे और पोस्टीरियर पोर्शन पे, यानी कि एक आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है और दूसरा पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है। इसी टाइम पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में दिखाई देता है, मिडिल में, बॉडी के मिडिल में एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म कंप्लीटली रूप से डिवाइड हो जाती है। अब इसके परिणाम स्वरूप कि 2 डॉटर पैरामीशिया बनते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं। अब ये डॉटर पैरामीशिया जो आगे की तरफ बनते हैं उनको प्रोटर कहा जाता है, और जो पीछे की तरफ बनते हैं उनको ऑपिस्ट कहा जाता है।
तो ये जो प्रोटर और अपोसिस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, ये जब बन जाते हैं तो ये बाद में मैच्योर हो जाते हैं। तो बाइनरी फिज़न के प्रोसेस में जितना वक्त लगता है वो कम से कम 2 घंटे का लगता है, और कभी-कभी 2 से 4 घंटे का भी लग सकता है, और इससे 2 से 16 इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। और इस तरह से अगर बाइनरी फिज़न को काउंट किया जाए तो 1 साल में पैरामीशियम में 600 जनरेशंस के पैरामीशिया बन सकते हैं। ओके, तो ये है बाइनरी फिज़न। बाइनरी फिज़न के बाद हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न में कोई भी पैरामीशिया की न्यूक्लियाई जो होती है वो, जैसे कि इसमें देखा गया है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न बहुत सारे यूग्लिना में या फिर वॉटिसेला में या फिर बहुत सारे कोरल्स में जैसे कि एंथोजोआ वगैरह में रिपोर्ट किया गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न में होता क्या है कि इसकी न्यूक्लियाई जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और साइटोप्लाज्म भी 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं, और एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बनता है, और इस प्लेन से 2 अमीबा का फॉर्मेशन होता है, फिगर में शो हो रहा है। इसके बाद ऑब्लिक बाइनरी फिज़न। तो ऑब्लिक बाइनरी फिज़न हमेशा डायनोफ्लैजलेट्स में रिपोर्ट किया गया है। तो ये देखा गया है कि इसमें ऑब्लिक प्लेन पर बाइनरी फिज़न हो रहा है। इसके अलावा एक और बाइनरी फिज़न है, इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है स्ट्रोबाइलेशन की, यहाँ पे दिख रहा है। तो स्ट्रोबाइलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे मेटाजोन एनिमल्स है, उसमें एक ट्रांसवर्स फिज़न होता है जिसको स्ट्रोबाइलेशन कहा जाता है। तो स्ट्रोबाइलेशन के प्रोसेस में ये देखा गया है कि जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पे बहुत सारे ट्रांसवर्स फिज़न हो रहे हैं, और ये ट्रांसवर्स फिज़न होने से ही स्ट्रोबाइला का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्ट्रोबाइलेशन की जो प्रोसेस देखी गई वो स्काइफोजोअन, जैसे कि ऑरिलिया का आपने एग्जांपल सुना होगा, और बहुत सारे एसिडियंस होते हैं उसमें ये स्ट्रोबाइलेशन देखा गया है। इसके अलावा एक और चीज़ रिपोर्ट की गई वो ये कि स्ट्रोबाइलेशन की जो प्रोसेस होती है उससे, जैसे ऑरिलिया के केस में स्ट्रोबाइलेशन जब होता है तो उससे इफायरा लार्वा का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिज़न। अभी तो हम सिर्फ बाइनरी फिज़न की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिज़न द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर मल्टीपल फिज़न देखा जाता है तो उसमें सेल के न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं, जैसे कि ये है आपकी अमीबा। तो अमीबा की जो सेल न्यूक्लियस है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई दे रही है, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होके बहुत सारी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रही है, और अमीबा जो है इस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसमें न्यूक्लियाई कई, एक न्यूक्लियस जो होती है वो कई न्यूक्लियाई में डिवाइड होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो सिस्ट से कवर हो जाती है। सिस्ट जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो अनफेवरेबल कंडीशन में इनको सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो ऐसे केस में होता ये है कि पैरामीशियम के अंदर जितनी भी डिवाइडेड न्यूक्लियाई होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, उसमें सुरक्षित रहती है। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनकी सिस्ट टूट जाती है, और जितनी भी न्यूक्लियाई होती है जिनको डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है या फिर डॉटर कहा जाता है, वो सारी बाहर की तरफ आ जाती हैं, और ये नए अमीबा का फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसा होता है मल्टीपल फिज़न के केस में। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग वाले प्रोसेस में देखते हैं, जैसे बहुत सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा, उसके अलावा बहुत सारे ट्यूनिकेट्स हैं, तो इसमें ये देखा गया कि बड का निर्माण होता है, छोटा सा बड निकलता है ना। तो ये बड जो होता है वो हमेशा पेरेंट बॉडी पे ही निकलता है, और जो भी न्यूट्रिशन इस बर्ड को चाहिए होता है वो अपने पेरेंट्स से लेता है। तो ये बर्ड ही जो होता है वो नए एनिमल्स या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो जब ये बर्ड अपने पेरेंट्स से अलग होता है तो अलग होकर
इनका डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम ब्लास्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ऐसे केस में ये देखा गया है कि जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं बर्ड्स, तो ये नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करते हैं या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गेम्यूल फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मेटाजोन एनिमल्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक पेकुलियर एसेक्सुअल बॉडीज बनती है जिसको गैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहा जाता है। तो ये गैम्यूल जो होते हैं वो हमेशा फ्रेश वाटर स्पंजेस में देखा गया है, और ये गैम्यूल जो होते हैं वो उसमें बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल्स होते हैं, और यही बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो नए इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन। री का मतलब दोबारा जनरेट करना, जनरेशन से बना है तो दोबारा जनरेट करना। जैसे कि बहुत सारे प्रोटोजोअन्स में, स्पंजेस में, सीलेंट्रेट्स में, प्लेनेरियंस में या इकाइनोडर्म्स में ये देखा गया है कि पूरी की पूरी बॉडी लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर उसमें एक दो सेल बच जाते हैं तो वो सेल्स फेवरेबल कंडीशन आने पर दोबारा सर्वाइव कर लेते हैं और सर्वाइव करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो इतना हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो कि अलग अलग गैमेट्स के फ्यूज़न से बन रहा है। ये सेक्सुअल को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई मेल और फीमेल गैमेट्स या दो अलग अलग तरह के सेक्स सेल्स हैं तो उनका फ्यूज़न होता है। तो फ्यूज़न के बाद, फ्यूज़न मतलब आपस में मिलना, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स एंड हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, यानी कि जो भी गैमेट्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या n होगी। तो अगर मेल गैमेट्स है तो मेल में क्रोमोसोम्स की संख्या n होगी और फीमेल में भी क्रोमोसोम्स की संख्या n होगी, और n प्लस n जो होंगे वो जुड़ के 2n का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो जाइगोट बनता है वो हमेशा 2n का होता है, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा 2n का ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के प्रोसेस से होता है। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स घट के आधी हो जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बहुत सारे स्टेप देखे गए, जैसे कि इसमें पहला स्टेप देखा गया सिनगेमी। सिन का मतलब होता है टुगेदर और गैम का मतलब होता है मैरिज, यानी कि दो गैमेट्स किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स में सिनगेमी वो प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को सिनगेमी कहा जाता है। अगर सिनगेमी में देखा जाता है तो सिनगेमी में बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि इसमें पहला होता है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और गैम का मतलब होता है मैरिज, यानी कि अगर मेल और फीमेल गैमेट्स सेम सेल के हैं, एक ही सेल के मेल गैमेट्स भी है और फीमेल गैमेट्स भी है, और वो आपस में आके मिल जाते हैं तो दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न हो जाता है, और जब फ्यूज़न होता है तो उससे जाइगोट बन जाता है। तो इस तरह की सिनगैमी को ऑटोगैमी कहा जाता है। ऑटोगैमी का सिंपल मतलब है कि अगर सेम तरह के सेल या ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स आपस में मिलके एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के प्रोसेस को ऑटोगैमी कहा जाता है। इसके बाद इसमें है एक्सोगैमी। अगर एक्सोगैमी की बात की जाए तो एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, गैम का मतलब होता है मैरिज, यानी कि डिफरेंट पेरेंट्स के, एक अलग पेरेंट है दूसरा अलग पेरेंट है, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की
सिनगैमी को एक्सोगैमी कहा जाता है। इसके बाद होता है नेक्स्ट होलोगैमी। होलो का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा कोई गैमीट्स जो है वो पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। लोअर ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया है कि कभी कभी मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ही खुद गैमीट्स की तरह एक्ट करने लगते हैं। यहाँ गैमीट्स नहीं बनता है, बल्कि कोई भी मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो गैमीट्स की तरह बिहेव करने लगता है। और जब गैमीट्स की तरह बिहेव करता है तो ये गैमीट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्यूज़न को, इस तरह के सिनगैमी को होलोगैमी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पीडोगैमी। अगर पीडोगैमी की बात की जाए तो इसमें ये देखा गया है कि कोई भी यंग इंडिविजुअल्स जो अभी अभी डिवाइड होके आया है वो खुद गैमीट्स की तरह काम कर रहा है। तो जब वो यंग इंडिविजुअल्स गैमीट्स की तरह काम कर रहा है, ऐसे केस में वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह के सिनगैमी को पीडोगैमी कहा जाता है। इसके अलावा है मीरोगैमी। अगर मीरोगैमी की बात करें तो मीरोस का मतलब होता है पार्ट, गैम का मतलब मैरिज। यानी कि अगर बहुत ही छोटे दो अलग अलग तरह के डिफरेंट गैमीट्स हैं जो कि मार्फोलॉजिकली रूप से और जो मार्फोलॉजी उनकी जो है वो अलग अलग है और बहुत ही साइज़ में बहुत ही छोटे हैं, ऐसे केस में इनको मीरोगैमी कहा जाता है। तब इस तरह के गैमीट्स का जब फ्यूज़न होता है तो उस तरह के सिनगैमी को मीरोगैमी कहा जाता है। मीरोगैमी का मतलब है कि दो बहुत ही छोटे साइज़ के जो कि मार्फोलॉजिकली रूप से डिफरेंट गैमीट्स है, वो जब आपस में मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, तो इस तरह के सिनगैमी को मीरोगैमी कहा जाता है। इसके अलावा आइसोगैमी जो कि प्लांट्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइसोगैमी के केस में ये देखा गया है कि आइसो का मतलब होता है इक्वल, गैम का मतलब मैरिज होता है। तो यानी कि दो आइडेंटिकल गैमेट्स जो कि मार्फोलॉजिकली रूप से और फिजियोलॉजिकली रूप से एक जैसा है वो आपस में फ्यूज़ हो रहा है, फ्यूज़ होकर जाइगोट बना रहा है और फिर जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के सिनगैमी को आइसोगैमी कहा जाता है। इसके बाद होता है एनिसोगैमी। एनिसो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जितने भी जो भी आपके दोनों गैमेट्स जो हैं वो शेप में, साइज़ में, बिहेवियर में अलग अलग तरह के हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में फ्यूज़न हो जाता है और फ्यूज़न होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के सिनगैमी को एनिसोगैमी कहा जाता है। मैक्रोगैमी, मैक्रो से समझ में आ रहा है लार्ज, गैमी मतलब मैरिज, यानी जब लार्ज साइज़ के गैमेट्स आपस में मिलते हैं और मिलके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के प्रोसेस को मैक्रोगैमी कहा जाता है। माइक्रो का मतलब छोटा, तो माइक्रोगैमी के केस में बहुत ही स्मॉल साइज़ के गैमेट्स आपस में मिलते हैं और मिलके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वो जाइगोट एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह के सिनगैमी को माइक्रोगैमी कहा जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में रिपोर्ट किया गया है। पैरामीशियम के केस में ये होता है कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे पैरामीशियम क्वांटम है तो इसमें कॉन्जुगेशन में देखा गया कि दो पैरामीशिया आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। तो चूँकि आप सबको पता होगा कि पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो दो तरह के पैरामीशियम यानी दो अलग अलग पैरामीशियम जो होते हैं, जिसको पैरामीशिया प्लूरल करके पैरामीशिया कह सकते हैं, तो दो पैरामीशिया एक दूसरे के करीब आते हैं। जब दोनों पैरामीशिया एक दूसरे के करीब आते हैं, ऐसे केस में इनको कॉन्जुगेंट्स कह सकते हैं। हर एक पैरामीशियम को हम कॉन्जुगेंट कह सकते हैं। तो दो कॉन्जुगेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, ऐसे में इनके जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और माइक्रो न्यूक्लियस, हर कॉन्जुगेंट में माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो माइक्रो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है।
फिर देखा गया कि ये 2 माइक्रोन्यूक्लियाई फिर से डिवाइड होती है और फिर से डिवाइड होकर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। फिर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से ये हर कॉन्जुगेंट्स की बात हो रही है, तो हर कॉन्जुगेंट्स में 4-4 माइक्रोन्यूक्लियाई देखे गए और मैक्रोन्यूक्लियाई जो थे वो डिजेनरेट हो गए। तो जो माइक्रोन्यूक्लियाई थे उसमें 4 में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिजेनरेट हो गए और 1 माइक्रोन्यूक्लियस बच गया। ऐसा ही दूसरे कॉन्जुगेंट्स में भी हुआ। उसके बाद ये देखा गया कि जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो फिर से डिवाइड होती है अनइक्वली रूप से, और अनइक्वली रूप से डिवाइड होके एक लार्ज साइज़ की न्यूक्लियस बनाती है और एक स्मॉल साइज़ की न्यूक्लियस बनाती हैं। और यहीं पर जब लार्ज साइज़ और स्मॉल साइज़ की दो न्यूक्लियाई बन जाती है तो यहीं पर न्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, यानी एक कॉन्जुगेंट्स का जो लार्ज साइज़ न्यूक्लियस है वो दूसरे कॉन्जुगेंट्स के स्मॉल साइज़ न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होकर जब ये फ्यूज़न की प्रोसेस हो जाती है, आपस में जुड़ जाने की प्रोसेस होती है, तब ऐसे केस में दोनों कॉन्जुगेंट्स यानी कि दोनों पैरामीशिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो हर एक पैरामीशियम जो होते हैं वो उनको एक्स कॉन्जुगेंट कह सकते हैं। तो ये एक्स कॉन्जुगेंट्स में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि फिर से डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं, फिर ये 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं, फिर 4 से 8 न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं। और जब 8 में डिवाइड हो जाते हैं तो 8 में से 4 जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और 4 छोटे साइज़ के होते हैं। तो जो छोटे साइज़ के होते हैं उनमें से 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और जब 3 न्यूक्लियाई गायब हो जाते हैं सिर्फ 1 न्यूक्लियाई बच जाता है। ऐसे में उनके बीच में एक डिवीज़न होता है और उससे भी 2 पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। तो जब 2 पैरामीशिया का फॉर्मेशन होगा तो जाहिर है कि एक पैरामीशिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियाई और 1 माइक्रोन्यूक्लियाई जाएगा। ऐसे में अब एक पैरामीशियम को लेके चलते हैं तो एक पैरामीशियम में देखते हैं कि 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है और 1 माइक्रोन्यूक्लियस है, तो इनमें फिर से डिवीज़न होता है। जो माइक्रोन्यूक्लियस है फिर से डिवाइड होकर एक और माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, और फिर इनके बीच में एक और डिवीज़न होता है जिससे 2 पैरामीशिया बन जाते हैं। और जब 2 पैरामीशिया बनते हैं तो हर एक पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस चला जाता है। तो ये प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द केस ऑफ पैरामीशियम। फिगर में आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम ऑटोमिक्सिस कह सकते हैं। ऑटोमिक्सिस का मतलब क्या होता है कि 2 इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गैमीट्स हैं, सेम सेल के गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे से यूनाइट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और जुड़ के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को ऑटोमिक्सिस कहा जाता है। ये भी पैरामीशियम के केस में देखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन, वर्जिन सबको पता है। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। तो पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो स्पेशल टाइप है जिसमें कि कोई भी यज्ञ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यज्ञ जो है वो एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये किसी स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म का यज्ञ बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी स्पर्म के फ्यूज़न के ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह के प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। और पार्थेनोजेनेसिस की जो केस देखे गए हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स में देखे गए हैं, जैसे कि वास्प्स है और बीज हैं। उसके अलावा बहुत सारे रोटीफर्स में भी पार्थेनोजेनेसिस को रिपोर्ट किया गया है। तो आई होप कि आपको रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा भी समझ में आया, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।